नमस्कार साथियों, मैं विजय कुमार स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल माय विद्यालय में। जैसा कि आप लोगों ने देखा, हम ज्योग्राफी की इस सीरीज़ में 2 लेक्चर कर चुके हैं। पहले लेक्चर में हमने कहा कि ज्योग्राफी क्या है, भूगोल क्या है। दूसरे इसमें हमने बात की कि ब्रह्मांड क्या है। ब्रह्मांड में हमने बहुत सारी चीज़ों को देखा। अब उसी को का अगला पार्ट जो कि कंटिन्यू करता आ रहा हूँ मैं, और हम इसी तरह प्रत्येक दिन 3-3 लेक्चर डालते हुए हम मुश्किल से 15 या 20 दिनों के भीतर हम पूरी की पूरी वर्ल्ड ज्योग्राफी को कंप्लीट कर ले जाएंगे। अगर आप हमारे साथ बने रहे और इसी तरह आपका प्यार बना रहा हमारे साथ, तो इसे मैं बहुत जल्द कंप्लीट कर दूंगा। बस आपका थोड़ा सा दायित्व रहेगा कि आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि ये ज्ञान यहीं तक नहीं आगे तक भी जा पाए। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। जैसा कि हमने देखा, भूगोल में कि भूगोल की परिभाषाएं क्या है, भूगोल का मतलब क्या है, इन चीज़ों को हम देख चुके थे। ब्रह्मांड की उत्पत्ति की बात की थी हमने। ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ब्रह्मांड जो मिलकर बना है, ब्रह्मांड मिलकर बना है गैलेक्सियों से, मंदाकिनियों से, मंदाकिनियों से मिलकर बना है। पूरे ब्रह्मांड में 100 अरब मंदाकिनियाँ हैं, 100 अरब मंदाकिनियाँ, और प्रत्येक मंदाकिनी में 100 अरब तारे हैं। हम जिस मंदाकिनी में रहते हैं उसे आकाशगंगा कहते हैं या देवयानी कहते हैं। और ये जो मंदाकिनियाँ हैं, ये किससे मिलकर बनी हैं? तारामंडलों से मिलकर बनी हैं। किससे मिलकर बनी हुई हैं? तारामंडलों से मिलकर बनी हुई हैं। यानी मंदाकिनियाँ देखी जाए तो वैसे तारों से मिलकर बनी हुई हैं, तारों से मिलकर बनी हुई हैं। और यही तारे अपनी अलग अलग आकृतियों के कारण तारामंडलों का निर्माण करते हैं। तो उसी को पढ़ेंगे हम लोग कि तारामंडल क्या है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है तारामंडल, कि तारामंडल क्या है। तारामंडल, तारामंडल इसकी बात कर रहे हैं हम लोग। तारामंडल क्या है? तो तारों का समूह। सीधा सीधा स्पष्ट है कि तारामंडल क्या है? तारों के समूह को तारामंडल कहते हैं। तारों के समूह को तारामंडल कहते हैं। अब जो तारामंडल है, तारों के समूह है, लेकिन ये जो तारों के समूह है ऐसे ही नहीं है, इनकी अलग अलग एक विशेष आकृति होती है। तो तारों की विशेष आकृति, तो तारामंडल किसे कहते हैं? तारों के समूह को तारामंडल कहते हैं। लेकिन तारों के समूह की विशेष आकृति, तारों के जो समूह की विशेष आकृति के कारण हमारे जो बुजुर्ग हुए हैं, हमारे पूर्वजों ने इनका अलग अलग नामकरण किया है। यानी किसी में कुछ अलग आकृति की तारामंडल है, कुछ अलग आकृति की, तो इनके अलग अलग नामकरण किए गए हैं। पूरी ब्रह्मांड में अगर बात की जाए तो पूरे ब्रह्मांड में कुल तारामंडलों की संख्या, पूरे ब्रह्मांड में कुल 89 तारामंडल है। कितने हैं? 89 तारामंडल है। उन 90 तारामंडलों की संख्या है, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण तारामंडल है। जैसे कुछ तारामंडलों के नाम, कौन कौन से हैं? तो एक तो है वृहद सप्तऋषि,
सप्तऋषि, वृहद सप्तऋषि। वृहद सप्तऋषि जो है, वृहद सप्तऋषि ये जो तारामंडल है, इस तारामंडल में 7 सबसे, इसमें बहुत सारे तारे हैं, वृहद सप्तऋषि में बहुत सारे तारे हैं, लेकिन 7 सबसे चमकदार तारे हैं। कितने तारे हैं? 7 सबसे चमकदार तारे हैं। अगला तारामंडल आ जाता है लघु सप्तऋषि, लघु सप्तऋषि, लघु सप्तऋषि। ये भी एक तारामंडल है जिसमें 7 ही तारे हैं, 7 ही तारे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा चमकदार, ज़्यादा चमकदार। तो देखो सप्तऋषि के भी 7 तारे ऐसे हैं इनमें जो बहुत ज़्यादा चमकदार है। ये वृहद, ये बड़ा है इसलिए वृहद, और ये लघु यानी छोटा है इसलिए छोटा। ठीक है। अगला आ जाता है तीसरा सेंट्रोस, सबसे बड़ा तारामंडल, सेंटोरस, 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 सेंटोरस। देखो सेंटोरस, इसमें टोटल 94 तारे हैं। कितने तारे हैं? 94 तारे हैं। तो सेंटोरस में 94 तारे हैं, तो यह सबसे बड़ा, यह सबसे बड़ा तारामंडल है। कैसा है? ये सबसे बड़ा तारामंडल है। कौन सा? सेंटोरस। इसमें 94 तारे हैं, तो ये सबसे बड़ा तारामंडल है, सबसे बड़ा तारामंडल है। उसके बाद में आ जाता है मृग या ओरियन, मृग। इसमें 68 तारे हैं, कम से कम, कम से कम कितने तारे हैं? 68 तारे हैं मृग में। 68 इसमें नहीं है, सॉरी। मृग जो तारामंडल है, इसके जो 4 तारे हैं, इसके 4 तारे चतुर्भुज आकृति का निर्माण करते हैं, आकृति का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? चतुर्भुज आकृति का निर्माण करते हैं। इस तरह के 4 तारे चतुर्भुज आकृति का निर्माण करते हैं। और एक जो तारा है इसका, जो कि सबसे अधिक चमकदार है, सबसे अधिक चमकदार बीटलगीज। इसका सबसे अधिक चमकदार तारा है बीटलगीज, बीटलगीज। और इसी के आधार पर अगर हम यहाँ देखें तो ये इसके विकर्णतः है, क्योंकि 4 तारे की बात हो रही है। तो 4 में से, क्योंकि ये 3 तारे अलग आ जाएंगे, यहाँ पर 3 और यहाँ पर भी ऐसे 3 बनेंगे। तो ये जो इसका ये जो तारा है, इसको बोलते हैं रिगेल। रिगेल मतलब विकर्णतः अगर मैं बात करूं तो एक तारा है बीटलगीज और रिगल। ये पूछा जाता है कि बीटलगीज किस तारा मंडल का तारा है, तो मृग का है, रिगेल इसका है। ठीक है। अगला आ जाता है हाइड्रा। हाइड्रा, इसमें कम से कम 68 तारे हैं। कितने तारे हैं? 68 तारे हैं हाइड्रा में। हाइड्रा में कम से कम 68 तारे हैं, 68 तारे हैं। अब इसी तरह हम तारों में देखते हैं तो एक तारामंडल आ जाता है जो कि हमारी मंदाकिनी के सबसे नज़दीक है, ओरियन नेबुला। ओरियन नेबुला ये एक तारामंडल है जो हमारी मंदाकिनी क्या है? आकाशगंगा। आकाशगंगा, मैंने बताया था कि आकाशगंगा इसका नाम क्यों पड़ा है। तो हमारी मंदाकिनी आकाशगंगा या मिल्की वे के सबसे
नज़दीक तारामंडल, तारामंडल हमारी आकाशगंगा के सबसे नज़दीक का तारामंडल है ओरियन नेबुला। ओरियन नेबुला। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। पृथ्वी क्या हो रही है? पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, और इसी वजह से जो तारे हैं वो पूर्व से उगते हुए नजर आते हैं और पश्चिम की ओर जाते हुए नजर आते हैं। जबकि तारे तो देखा जाए तो पृथ्वी के सापेक्ष कैसे है? स्थिर अवस्था में है। लेकिन एक तारा ऐसा भी है, ध्रुव तारा। ध्रुव तारा, बात कर रहा हूं मैं ध्रुव तारे की। ये पृथ्वी के ध्रुव पर स्थित है। पृथ्वी के कैसे, कहाँ पर स्थित है? पृथ्वी के ध्रुव पर स्थित है, इसलिए इसकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं आता। स्थित है इसलिए यह हमेशा पृथ्वी के उत्तर पर होता है। हमेशा पृथ्वी कहाँ पर होता है? उत्तर दिशा की ओर होता है, और इसमें कोई बदलाव नहीं होता है। ये भी तो तारा है और ये भी किसी न किसी तारामंडल का समूह है। तो उर्जा माइजर या लिटिल बियर, इसके तारामंडल का नाम, तारामंडल का नाम, कि ये जो ध्रुव तारामंडल है ये किसका है? तो इसके तारामंडल का नाम है उर्जा माइनर या लिटिल बियर। लिटिल बियर, लिटिल बियर इसका नाम है। इसका नाम है लिटिल बियर। लिटिल बियर इसका नाम है। अब देखो, ये जो ओरियन नेबुला जो है, ओरियन नेबुला जो हमारी आकाशगंगा के सबसे नज़दीक है, तो ये बहुत चमकीला है। यह सबसे चमकीला तारामंडल है और सबसे शीतल भी है, सबसे शीतल तारामंडल। तो ओरियन नेबुला सबसे चमकीला के साथ साथ सबसे शीतल तारामंडल भी है। तो तारामंडलों के बारे में आपने देखा कि कौन कौन से तारामंडल हुए हैं। जैसे मैंने बताया कि तारामंडल ताराओं के समूह से मिलकर बना हुआ है, और इनकी विशेष आकृति के कारण इन्हें हमारे पूर्वजों ने अलग अलग नाम दिए हैं। जैसे ऊर्जा माइनर, ऊर्जा मेजर, लिटिल बियर, ठीक है, लघु सप्तऋषि, वृहद सप्तऋषि, ठीक है, मृग है, सेंट्रोस है, ठीक है, इसी तरह ओरियन है, ठीक है, इनके नाम सब अलग अलग है, हाइड्रा है। इस तरह के तारामंडल हुए हैं। अब ये जो तारामंडल है किससे मिलकर बने हैं? तारों से मिलकर बने हैं। तारों से मिलकर, ये तारामंडल किससे मिलकर बना है? तारों से मिलकर बना है। तो हम जानेंगे कि तारा किससे मिलकर बना है, तारे का जन्म कहाँ से हुआ है, कैसे तारा बना है। तो देखो, तारों की उत्पत्ति की बात की जाए कि तारों का जन्म, तो देखो तारे दरअसल अगर देखे जाए तो तारों में क्या पाया जाता है? तो 70% जो है ये तो हाइड्रोजन पाया जाता है। हाइड्रोजन 70% हाइड्रोजन पाया जाता है इसमें। लगभग 28% के आसपास इसमें हीलियम पाया जाता है, और जो 2% भाग है ना इसका, इसमें पाया जाता है कार्बन। इसमें पाया जाता है आपका आयरन, मतलब लोह तत्व, कार्बन है, आयरन है, निकिल है, नियॉन है, ठीक है। इस तरह की धातुएं या अन्य तत्व पाए जाते हैं, अन्य तत्व पाए जाते हैं, या अन्य एलिमेंट्स जिसे बोल सकते हैं। इनसे मिलकर तारा बनता है। तो तारे में ये सभी चीज़ें पाई जाती है तारों में, क्योंकि अभी बताया मैंने कि तारामंडल तारों से मिलकर बना है, यानी तारों के बारे में जानकारी लिखना है। और अगर तारे की बात करें तो सूर्य भी हमारा क्या है? तो सूर्य भी क्या है? सूर्य भी एक क्या है? तारा है। सूर्य भी क्या है हमारा? सूर्य भी एक हमारा एक तारा ही है, यानी सूर्य खुद हमारा तारा है। तो सूर्य अगर तारा है तो इस तरह से तारों की बात हो रही है। अगर मैं पृथ्वी की बात करूं, पृथ्वी को ऐसे रख दूं, तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा, तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा कौन सा हो जाता है? सूर्य पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। लेकिन सूर्य के बाद अगर बात करें तो सूर्य के बाद
प्रॉक्सिमा सेंचुरी, प्रॉक्सिमा 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 सेंटोरी, ये दूसरा सबसे बड़ा तारामंडल है। जैसे 4.2, क्योंकि पृथ्वी से सूर्य तक की जो दूरी है ये एक लाइट ईयर की है, एक प्रकाश वर्ष की है। और वहीं के वहीं पृथ्वी से प्रॉक्सिमा सेंचुरी ये दूसरा तारा है जो कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक है। इसकी 4.2 लाइट ईयर दूरी है, यानी 4.2 प्रकाश वर्ष। और इसके बाद में आ जाता है अल्फा सेंचुरी 4.3 लाइट ईयर, यानी 4.3 प्रकाश वर्ष। कहाँ से? ये यहाँ से है और ये भी यहाँ से है, पृथ्वी के बाद से है, यानी पृथ्वी से इसकी दूरी इतनी है। ये है अल्फा सेंचुरी, अल्फा सेंचुरी सेंटोरी। इस तरह से हमने देखा कि पृथ्वी का सबसे नज़दीकी तारा क्या है? सूर्य है। उसके बाद में दूसरा अगर बात की जाए तो सिर्फ तारे की, यानी पृथ्वी के बाद में सूर्य के बाद देखा जाए तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी, और फिर है कौन? अल्फा सेंचुरी। ये पृथ्वी के सबसे नज़दीकी तारा है। अब बात अगर तारों की हो रही है तो तारे बनते कैसे हैं, तारों का बनना क्या है, तारों का जीवन क्या है, ये तारे पैदा कैसे होते हैं, इसी चीज़ को देखते हैं हम लोग कि तारे दरअसल है क्या। कैसे हमने समझा कि तारों का जीवन इस तरह से होगा। तो अब बात करते हैं तारों। तो तारों का प्रकार रंग के आधार पर, रंग के आधार पर तारे, रंग के आधार पर तारे 3 तरह के होते हैं। सबसे पहला आता है लाल, दूसरा आ जाता है सफ़ेद, और तीसरे तारे हो जाते हैं, ये जो रंग है ना, ये तापमान का सूचक है, तारों के ताप का सूचक, तारों के पृष्ठीय ताप का सूचक है, यानी उसके पृष्ठ का ताप कितना है। अगर पृष्ठ का ताप ज़्यादा है या कम हो तो कई बार पूछा जाता है कि तारों के रंग के आधार पर तारे ये किस चीज़ का सूचक है, तो तारों के पृष्ठीय ताप का सूचक है, लाल, सफ़ेद और नीला। याद रखना, अगर तारे का रंग लाल हो जाए तो ये एक बूढ़ा सा तारा हो जाएगा, जिसकी जवानी ढल चुकी होगी और दांत टूट चुके होंगे। तो इसी तरह लाल तारे की बात की जाए तो लाल तारा कैसा होगा? यह, इसका तापमान सबसे कम होता है, इसका पृष्ठीय तापमान, इसका पृष्ठीय तापमान निम्न होता है। सफ़ेद की बात की जाए तो ये इससे ज़्यादा तापमान होगा, मध्य का होगा। तो इसका पृष्ठीय तापमान, इसका पृष्ठीय तापमान कैसा होता है? उच्च होता है या अधिक होता है। और नीले की बात की जाए तो इसका पृष्ठीय तापमान, इसका पृष्ठीय तापमान सर्वाधिक या उच्चतम होगा, उच्चतम होगा। यानी अगर कोई तारा एकदम नीला नीला हो तो उसका तापमान सर्वाधिक होता है, अगर सफ़ेद हो तो उसका तापमान कम होता है, और लाल हो तो इसका तापमान सबसे कम होता है। लेकिन तारे पैदा कैसे होते हैं? कौन सी ऐसी चीज़ है जो तारों को जन्म देती है? क्या ऐसी चीज़ है जो तारों को बनाने में सहायता करती है? जैसा कि मैंने बताया कि तारे में 78% हाइड्रोजन, 28% हीलियम और जो 2% है इसमें गैसें एवं अन्य चीज़ें होती हैं।
ये सभी चीज़ें, इनसे मिलकर तारों का निर्माण होता है। अब तारों का निर्माण या तारों को जन्म कौन देता है, कहाँ पर पैदा होते हैं? तो आपने देखा होगा कि ज़मीन पर हम लोग जब किसी पेड़ को कहीं खरीदने जाते हैं तो हम नर्सरी जाते हैं। तो वैसे ही तारों को जन्म देने के लिए उनका जो पालन पोषण होता है ये पूर्णतः होता है निहारिकाओं में। किसमें होता है? निहारिकाओं में। तो इस चीज़ को याद रखना है कि तारों की जो ज़िंदगी है वो स्टार्ट होती है कहाँ पर? निहारिकाएँ। तो निहारिका क्या है, इस चीज़ को भी समझ लेते हैं। निहारिका क्या है? ये निहारिका है। निहारिका ब्रह्मांड की नर्सरी है। जैसे यहाँ पर ज़मीन पर पेड़ पौधों के लिए हम लोग नर्सरी लगा देते हैं, वैसे ही लालन पालन ये तारों का करती है, यानी तारों को जन्म देने का काम करती है। उसके बाद में हम तारे की ज़िंदगी देखेंगे कि तारे की ज़िंदगी कैसे कैसे स्टेजों में गुजरती है। तो हम अभी तारा नहीं पढ़ रहे हैं, अभी तो हम तारा मंडल देख रहे हैं और तारों का जन्म देख रहे हैं कि तारे का जन्म कैसे होता है। तो हम वही देख रहे हैं कि निहारिका क्या है? ब्रह्मांड की, ब्रह्मांड की क्या है? इसे बोलते हैं नर्सरी। ब्रह्मांड की नर्सरी, ब्रह्मांड की नर्सरी है जहाँ पर तारों का जन्म होता है। जहाँ क्या होता है? तारों का जन्म होता है। तो निहारिका ब्रह्मांड की नर्सरी होती है जहाँ तारों का जन्म होता है। अब निहारिका बनी किस चीज़ से है? तो ये भी तो किसी ना किसी चीज़ से बनी होगी। तो इसका बनना या इसमें क्या है? तो निहारिका में क्या क्या पाया जाता है? तो गैस प्लस धूलकण पाए जाते हैं। गैस और धूलकणों से ये मिलकर बनी होती है, मिलकर बनी होती है, बनी होती है। किससे? गैस और धूलकणों से मिलकर बनी होती है। क्या? निहारिकाएँ। निहारिकाएँ इन सभी चीज़ों से मिलकर बनी होती है और यही सभी चीज़ें इनकी उत्पत्ति करते हैं। किसकी उत्पत्ति? तारों की उत्पत्ति करते हैं। क्योंकि अभी देखा हमने कि तारे में 78% हाइड्रोजन है, गैस है, 28% हीलियम है, क्या है? गैस है, और अन्य पदार्थों में धूलकण भी है। तो गैस और धूलकणों से मिलकर को क्या बनी है? निहारिकाएँ मिलकर बनी हुई हैं। तो निहारिकाओं में ये दोनों चीज़ें पाई जाती हैं, यानी गैस और धूलकण पाई जाती हैं। मिलकर बनी ना कहे तो बेहतर है, ये पाए जाते हैं। अगर इसकी उत्पत्ति की बात करें, उत्पत्ति किसकी उत्पत्ति? निहारिका की उत्पत्ति। कि निहारिका की उत्पत्ति कैसे होती है? तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के साथ में निहारिका की उत्पत्ति होती है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के साथ निहारिका की उत्पत्ति होती है। निहारिका की उत्पत्ति होती है। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के साथ में निहारिका की उत्पत्ति होती है। जरूरी नहीं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के साथ हो। जब एक सामान्य तारा लाल दानव तारा बनता है ना, तो उससे भी निहारिका की उत्पत्ति हो जाती है। एक सामान्य तारा लाल दानव तारा, एक सामान्य तारा लाल दानव तारा बनता है, तब भी इसकी उत्पत्ति होती है। इसकी उत्पत्ति और कहाँ से होती है? एक विस्फोटक तारा। विस्फोटक तारा, इसका मतलब क्या हुआ? सुपरनोवा। तो सुपरनोवा के विस्फोट से भी इसका निर्माण होता है। सुपरनोवा के विस्फोट से भी इसका निर्माण होता है। इस तरह से निहारिकाओं का क्या हुआ? निर्माण हुआ। तो आपने देखा कि तारों की उत्पत्ति, तो देखो रंग के आधार पर तारे 3 प्रकार के होते हैं, लाल, सफ़ेद और नीला। तारों का जन्म या तारों को जिंदा रखने का काम कौन करती है? निहारिकाएँ करती है। इनको जीवन दान देती है, इसको जन्म देती है। तो तारे को जन्म देती है निहारिकाएँ।
इसका पालन पोषण करती है। जैसे नर्सरी, तो ब्रह्मांड की नर्सरी है निहारिका है, जिसमें तारों का जीवन दान होता है, यानी तारों का जन्म होता है, और एक इससे धूल कणा और गैसों से मिलकर बनी होती है। इसकी उत्पत्ति ब्रह्मांड के साथ होती है, यानी ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति है ना, उसके साथ इसकी उत्पत्ति होती है। अगर उससे ना हो तो इसकी उत्पत्ति, एक जो सामान्य तारा है अगर वो लाल दानव तारा बन जाए तो इसकी उत्पत्ति हो जाएगी, या फिर सुपरनोवा जैसा विस्फोट हो तो इसकी उत्पत्ति हो सकती है। तो दोनों में से किसी से भी इसकी उत्पत्ति हो सकती है। कुछ निहारिकाएं हैं और उन निहारिकाओं की जानकारी हमें पता होनी चाहिए। तो निहारिकाओं के प्रकार, निहारिकाओं के प्रकार, इसके प्रकार, किसके प्रकार? निहारिकाओं के प्रकार। पहला है उत्सर्जन निहारिका। उत्सर्जन निहारिका, यह सबसे रंग बिरंगी निहारिका है। यह सबसे रंग बिरंगी और सुंदर निहारिका है। तो देखो, उत्सर्जन निहारिका यह सबसे रंग बिरंगी एवं सुंदर निहारिका है। यह सबसे रंग बिरंगी और सुंदर निहारिका है। यहाँ पर जो तारे बनते हैं उसी से ये प्रकाशित होती है। यहाँ पर बने तारों से यह प्रकाशित होती है। उदाहरण के लिए झील और चील, झील निहारिका और चील निहारिका। ये पूछा जाता है कि झील निहारिका और चील निहारिका किस निहारिका के उदाहरण हैं? तो उत्सर्जन निहारिका। तो झील और चील निहारिका। अगली निहारिका की बात करें तो देखो, अगली निहारिका आ जाती है परावर्तन निहारिका। परावर्तन निहारिका, इसमें जो तारे होते हैं ना, तारे एक तो इसके अंदर हो सकते हैं, इस निहारिका के अंदर, या बाहर होते हैं। याद रखना, उत्सर्जन निहारिका में तारे इसके अंदर होते हैं, तारे इसके अंदर होते हैं, तारे इसके अंदर होते हैं। तो देखो, निहारिका, परावर्तन निहारिका में इस तारे एक तो इसके अंदर या इसके बाहर होते हैं, और ये जो तारे हैं इनके प्रकाश को, मतलब जो तारे हैं इनके प्रकाश को क्या कर देती है? प्रकाश को परावर्तित कर देती है, या परावर्तन कर देती, परावर्तित कर देती है। प्लाइडेस निहारिका, इसका उदाहरण क्या है? तो इसका उदाहरण है प्लाइडेस निहारिका। ये इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। ये पूछा जाता है कि प्लाइडेस निहारिका किसका उदाहरण है? तो परावर्तन निहारिका का है। उत्सर्जन निहारिका का उदाहरण क्या है? तो पूछ लेगा कि झील निहारिका किसका उदाहरण है, चील निहारिका किसका उदाहरण है, या प्लाइडेस निहारिका किसका उदाहरण है। तीसरा आ जाता है श्याम निहारिका। श्याम निहारिका, इस निहारिका के पीछे से अगर तारों का प्रकाश आता है तो एक दीवार की भांति कार्य करती है और प्रकाश को आने नहीं देती है। इसी को बोलते हैं श्याम निहारिका। यह अपने पीछे से आने वाले प्रकाश को रोक देती है। यह अपने से पीछे आने वाले प्रकाश को क्या कर देती है? रोक देती है, आगे बढ़ने नहीं देती है। और अंतिम निहारिका हो जाती है ग्रही निहारिका। ये जो निहारिका है, जब एक सामान्य तारा जो होता है वो लाल दानव तारा बन जाता है और उसमें एक सुपर विस्फोट होता है, तो उसके चारों ओर एक वलय बन जाता है, रिंग बन जाती है, जिसे हम न्यूट्रॉन तारा बोलते हैं। और उस न्यूट्रॉन तारा तेजी से घूमता है और उसी घूमने हुए को हम क्या बोलते हैं? पल्सर कहते हैं। मैं तारों में बताऊंगा
अभी तारे हमने पढ़े नहीं हैं। जब मैं तारे पढ़ाऊँगा तो मैं तारों में बताऊँगा ये चल रहा है तारा, लेकिन ये प्रारंभ है तारा का। तारे हम पढ़ेंगे अलग से। तो देखो निहारिका या ग्रही निहारिका क्या है? जब सामान्य तारा, जब कोई सामान्य तारा लाल दानव तारा बन जाता है और उसमें एक विस्फोट होता है, लाल दानव तारा में बदल जाता है, तो उसके चारों ओर बदल जाता है, तो उसके चारों ओर, किसके? लाल दानव तारा है उसके चारों ओर प्रकाश उत्सर्जित होता है, प्रकाश उत्सर्जित